लीस्ट रेजिस्टेंस वाला रीजन होता है आपके लिए क्या पस को बाहर निकलने के लिए। क्यों होता है अभी बताता हूं। इस तरीके से यहाँ पर होता है, हाँ इसमें दिखा रहे हैं, ये कॉर्टिकल वाला पार्ट, ये जो इधर ये डाइफाइस और एपिफाइस के पास जो इधर का एरिया होता है ना, ये वाला, ये ध्यान रखना जब एक्सरे देखोगे तो समझ जो कॉर्टिकल जो इधर का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है आपका, इधर पे एरिया इधर का वाले पार्ट वाला, ये ज्यादा आपका कैसा रहता है प्रोन रहता है। और क्योंकि अब देखो बताता हूँ क्यों क्यों ऐसा रीजन होता है, यहां से निकलता है। इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, ये बच्चों की बात हो रही है, इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, पेरियोस्टियम जानते हो क्या होता है? पेरिस्टियम क्या होता है? एक बोन के आउटर वाला पार्ट। अगर ये बोन है अगर, तो इस बोन के ऊपर जो चढ़ी होती है लेयर, उसे क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। ये लिखा पेरियोस्टियम, ये आउटर लेयर होती है बोन के ऊपर की पार्ट, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। एकदम आउटर लेयर होती है बिल्कुल बोन की, यही पकड़ के रखती है। और यही जो लेयर है, यही किसी भी बैक्टीरिया को बाहर से अंदर की तरफ एंटर नहीं होने देती। अब अंदर से वो ना जगह ढूंढता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये पेरियोस्टियम है, वो क्या हो आपकी लूजली अटैच्ड हो, जिससे वो बैक्टीरिया, जिससे वो पस है वो बाहर निकल सके। तो बच्चों में वो जगह देखी जाती है, लेस देन 2 ईयर्स, पेरियोस्टियम इज लूजली अटैच्ड टू द कॉर्टेक्स एंड हेंस फॉर्म्स अ पोटेंशियली वीक पॉइंट। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में, और जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनका तो जो पस निकलता है वो मेटाफाइसिस एरिया से ही निकलता है, क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं फिर उनकी पेरियोस्टियम पूरी टाइट अटैच हो जाती है, तो उनके लिए लीस्ट रेजिस्टेंस जैसा ऐसा वो एरिया पस के लिए कोई बचता नहीं है बड़ों में। तो उनके में फिर वो जहां पस बन रहा है मेटाफाइसिस पे, फिर वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में अगर आपसे पूछेंगे कि स्पेशली कहां से निकलता है, तो स्पेशली सर जो बच्चों में निकलता है वो रीजन होता है कॉर्टेक्स रीजन से, बोन के कॉर्टेक्स रीजन से। सर वहां से क्यों निकल रहा है बच्चों में, 2 साल से कम बच्चों में? क्योंकि 2 साल से कम बच्चों में जो पेरियोस्टियम लेयर होती है वो कॉर्टेक्स रीजन पर थोड़ी सी लूज अटैच्ड होती है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, पोटेंशियल वीक पॉइंट बन जाता है पस के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो वहां से इजीली वो आपका पस बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। बड़ों में ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ों में पेरिस्टियम पूरी टाइट अटैच हो जाती है। तो बड़ों में जो चांसेस होते हैं वो जहां जो आपका मेटाफाइजर पे बन रहा है वहीं से निकलता है इन्फेक्शन। और मैंने आपको फिर कहा कि बच्चों में ही बहुत कॉमन है, ठीक है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे खुद दिमाग लगाओ, बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर बोन में इन्फेक्शन हो रहा है तो अब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, सिम्टम्स हमेशा सेम होते हैं। इन्फेक्शन के कभी भी सिम्टम्स अलग होते हैं क्या? मैंने आपको सेप्टिक अर्थराइटिस में भी जो सिम्टम बताए थे वही सिम्टम होंगे। क्या होंगे? फीवर इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम एसोसिएट ना। अब फीवर हम बात भी कर चुके, जो आपको फीवर है, ये पेन है, ये तो आपकी बॉडी को बताते हैं कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। टेम्परेचर राइज होना, ये बॉडी की भी एक मैकेनिज्म होती है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ, जिससे अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया आ गए वो उतने हाई टेम्परेचर में नहीं रह पाए, सर्वाइव ना कर पाए। प्लस आपका ये हाई फीवर आपको ये भी बताता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आपके बॉडी की जो WBCs है वो सब फाइट कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। तो अब आपका काम क्या होता है कि हम बाहर से एंटीबायोटिक्स लेके उन सबकी हेल्प करें। बाहर से एंटीबायोटिक वगैरह अगर हम खा लेंगे तो हमें क्या है, वो हमें हमारी बॉडी रिकॉल करा देती है कि अगर आपके अंदर फाइट चल रही, तो हमारा क्या काम है कि बाहर से एक एंटीबायोटिक और ले लो कि हमारे जो WBC है उनकी और हेल्प करे, जिससे वो बैक्टीरिया जो मरना चाहिए 2 दिन में वो 1 दिन में ही मर जाए। और उसको वो क्या है, वो एंटीबायोटिक्स की वजह से ही मर जाए, हमारे WBC की डेथ ना हो। ये पेन होना, ये सब होना, ये हमारे बॉडी के साइन है, बताने के लिए आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है ना। आपके बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन वही होता है कि कभी कोई चीज बढ़ जाती है। अब पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो आपके लिए खराब हो जाता है फिर, है ना। क्योंकि अब पेन क्यों कब ज्यादा बढ़ रहा है, कि पेन स्टार्ट जब होता है जब आपकी बॉडी में कोई चीज बाहर के अंदर एंटर करती है, अब वो इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी बॉडी फाइट ही नहीं कर रही है, तो फिर वो पेन बढ़ता चला जाता है, फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो फीवर इज द मोस्ट कॉमन परसिस्टिंग सिम्टम। अब हम जानते हैं फीवर का, और क्या कहेंगे, प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी। और चिल्स एंड ट्रिगर्स तो हम जानते हैं ठंड लगेगी, है ना। और कपकपाहट, ट्रिगर्स का मतलब होता है शिवरिंग करना। ये सब कोई बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, है ना। और बताने की हम फिर वही बात कर रहे हैं कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, अर्थराइटिस है, तो 5 गोल्डन रूल, वही 5 बातें कौन कौन सी। आपको क्या क्या मिलेगा बाहर आउटर पे? स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है, रेडनेस मिलेगी, है ना, इरिटेशन मिलेगी, पेन मिलेगा, और पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर हाई मिलेगा उस पर्टिकुलर। तो ये 5 पॉइंट तो आपको जिधर बोन का इन्फेक्शन हो रहा है उधर तो आपको नजर देखने को
मिलेंगे। अभी नहीं 5 पॉइंट की बात कर लो। तो स्वेलिंग यूजुअली फॉलोज द फीवर एंड में अफेक्ट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। आपको कहां पर में देखने को मिलेगी? आपको जैसे अगर सपोज करो, जैसे अगर फीमर में हो रहा है तो वहां का एंड का लॉन्ग एंड का बोन जैसे कहां पर हो रहा है? फीमर का एक तो हो रहा है नी के आसपास, नी जॉइंट के पास, और एक हो रहा है हिप जॉइंट। तो किस जॉइंट पर, उस लॉन्ग बोन के किस एंड पर आपको हो रहा है, तो उधर ही आपको स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी, क्योंकि मेटाफाइजल एंड वही है ना। तो सिम्टम वहीं तो दिखेंगे, डाइफाइसिस पे तो दिखेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं कि बोन के बीच में नजर आएंगे। तो सिम्टम तो वहीं नजर आएंगे ना आपको। इसलिए अगर आपको याद हो तो सेप्टिक अर्थराइटिस में हमने सेप्टिक अर्थराइटिस के डिफरेंशियल डायग्नोस में बात भी, तो हमने क्या बात करी कि ये सारे स्वेलिंग है ना, और ये सारे पॉइंट यूजुअली फॉलो द फीवर एंड में अफेक्ट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। अब जो लॉन्ग बोन है, अब जहां पर है वहीं, तो इसलिए मैंने आपको बात भी करी थी कि मैंने आपको सेप्टिक अर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशंस पे बात करी थी कि वो डिफरेंशियल डायग्नोस में भी बोला था सेप्टिक अर्थराइटिस। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ऑस्टियोमाइलिटिस तो नहीं है। इसलिए जब इसका डिफरेंशियल डायग्नोस पढ़ोगे ना तो उसमें आप सेप्टिक अर्थराइटिस लिख के आओगे, क्योंकि जगह तो एक ही है ना। अब हम जानते हो, आप जानते हो कि जो जॉइंट होता है किसी भी बोन के लॉन्ग एंड की तरफ ही तो होता है। ये बोन आई, इसका ये लॉन्ग एंड प्रेजेंट है, दूसरी बोन का यहाँ लॉन्ग एंड प्रेजेंट है। तभी तो नी जॉइंट देख लो, तो तभी तो यहाँ पर वो जॉइंट बनता है। अब फीमर के लॉन्ग एंड पर इस जगह पर अगर आपको ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया है, इस जगह पर पर्टिकुलर इस जगह पर, तो आपका पूरा पेन नी जॉइंट पे तो आएगा ही, नी जॉइंट अफेक्ट तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं सेप्टिक अर्थराइटिस तो नहीं हो गया, ऑस्टियोमाइलिटिस नहीं हो गया। इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोस में भी नाम लेके आते हो। प्लस कॉम्प्लिकेशन में भी मैंने आपको कहा था कि अगर सेप्टिक अर्थराइटिस है तो उसका कॉम्प्लिकेशन ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। उसी तरीके से ऑस्टियोमाइलिटिस का कॉम्प्लिकेशन सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट में सेप्टिक अर्थराइटिस तो वो इजिली फैलकर बोन में जा सकता है ऊपर, और बोन वाला इजिली फैलकर जॉइंट में आ सकता है। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लिकेशंस भी हमेशा हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बिल्कुल बेसिक बात बताओ, बिल्कुल बच्चों जैसी, मूवमेंट कहाँ होता है? बोन में होता है कि जॉइंट में होता है? मूवमेंट आपका प्रेजेंट होता है जॉइंट में, बोन में तो होता नहीं है। फिर तो सेप्टिक अर्थराइटिस में पढ़ के आए कि वहां पर आपका जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो चली जाएगी, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अब इसमें बताओ क्या पेशेंट मूवमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर पेशेंट मूवमेंट तो कर पाएगा बिल्कुल, उसका कोई लॉस ऑफ मूवमेंट नहीं होगा। फिर सर फिर क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि सर लॉन्ग एंड पे पेन है, तो वो पेन तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे पेन होता है तो लॉन्ग एंड पर रहेगा, वो तो आसपास का पूरा एरिया कवर कर लेता है, सारी आसपास की मसल स्पाज्म में चली जाती है। अगर नी जॉइंट पे फीमर के लॉन्ग एंड पे पेन हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे नी जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट में नहीं लेगा। पेन तो पूरी आसपास की, आपको एक जगह पे चोट होती है, पूरा आसपास का कितना एरिया कवर अप हो जाता है, आपने खुद दिमाग लगाया है ना। शोल्डर जॉइंट में पेन हो तो वो धीरे धीरे क्लेविकल के आसपास और नीचे की तरफ एल्बो में भी उतरने लग जाता है ना, पूरा बैक में आने लग जाता है, नेक में आने लग जाता है, क्योंकि सारी मसल स्पाज्म में जाने लग जाती हैं। उसी तरीके से सेम इसमें होता है कि इसमें लॉन्ग एंड में, तो इसलिए वजह से जिसके जैसे अगर सपोज करो ह्यूमरस के लॉन्ग एंड पे हो रहा है, या तो अगर आपके शोल्डर इन्वॉल्वमेंट में आएगा या एल्बो इन्वॉल्वमेंट में आएगा, तो ऐसा है कि पेशेंट मूवमेंट तो कर पाएगा। अगर उसके अगर सपोज करो ह्यूमरस के शोल्डर जो शोल्डर जॉइंट वाला लॉन्ग एंड है वो इन्वॉल्वमेंट में आ रहा है, तो शोल्डर जॉइंट काम तो करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ड्यू टू मसल स्पाज्म पेन, उसकी वजह से जो आपका मूवमेंट है वो लिमिट हो जाएगा, वो जो आपका है वो लिमिट में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपका मूवमेंट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं, वो लिमिटेशन हो जाएगी ना। उसमें तो आपका रेंज ऑफ मोशन जा रहा था, इसमें कोई रेंज ऑफ मोशन नहीं जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करके पूछते हैं कि भैया बताओ किस में रेंज ऑफ मोशन चला जाएगा और क्यों, तो लोग बोल देंगे दोनों में चला जाएगा। इसमें रेंज ऑफ मोशन नहीं जाएगा, इसमें आपका रेंज ऑफ मोशन तो प्रेजेंट होगा, पेशेंट बस करेगा तो उसको पेन फील होगा, इसलिए वो अपना मूवमेंट लिमिट कर लेगा। उसको जहां तक दर्द नहीं होगा वहीं तक मूवमेंट करेगा, उसके बाद उसको अगर पेन फील होने लगेगा अगर थोड़ा ओवर मूवमेंट करने पर, तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। ये एक मेजर पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना। जॉइंट और बोन के रिस्पेक्ट में लोग कंफ्यूज होते हैं कि मूवमेंट कहाँ है ना। तो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ड्यू टू पेन एंड स्वेलिंग, ये सारी आपकी चार चीजें क्या है। और लोकल फीचर्स में क्या, वो तो सिंपल सी आपकी बात है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो टेंडरनेस प्रेजेंट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उस जगह का, वही जो पांचों भी अपन ने इन्फ्लामेशन के गोल्डन पॉइंट पढ़े, रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, और भी कुछ जनरल फील। अब देखो ट्रीटमेंट मैं अगर आपको आगे चल के बताऊं तो फिर बिल्कुल बच्चों जैसे क्या ट्रीटमेंट होंगे इसके। चलो ऐसी अभी ट्रीटमेंट पे आते हैं, लेकिन ऐसी जनरल बात कर लो, क्या करोगे ट्रीटमेंट में? सर अगर बैक्टीरिया है तो पहले एंटीबायोटिक दो, है ना। अभी इसमें कैसे क्या देंगे वो आगे बताऊंगा।
पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देंगे, टेंडरनेस आ रही है, स्वेलिंग हो रही है तो एनसिड दे देंगे। अब इसी ऐसे ही चीज होता है, जो सिम्टम आ रहा है उसी के हम ट्रीटमेंट देंगे। तो अभी जो ये सिम्टम पढ़ते जा रहे हैं दिमाग में रखते जाना कि इसी के खिलाफ हम उसको मेडिसिन देंगे। जनरल फीचर्स और क्या देखने को मिल जाते हैं, अनीमिया देखने को मिल जाता है। अनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, तो हम अनीमिया का ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा इसमें बहुत अच्छा याद रखना, डिहाइड्रेशन। तो आपकी ये जो अनीमिया का ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन इसमें बहुत कॉमन है। डिहाइड्रेशन जनरली हर में कॉमन हो ही जाता है, इसलिए हम हमेशा इंट्रा आईवी फ्लूइड तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं हर किसी के ट्रीटमेंट में। आपने देखा होगा नॉर्मल कुछ भी हो रहा है तो चढ़ा दो आईवी, क्योंकि डिहाइड्रेशन बॉडी में बहुत कॉमन होता है। पायरेक्सिया यानी टेम्परेचर इंक्रीज होना, फीवर आना, तो एंटीपायरेटिक ड्रग दोगे, है ना। पल्स रेट, शॉक भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये सब जनरल फीचर्स है जो पेशेंट के अंदर मिल सकते हैं, और इन्हीं की हमें ड्रग देके उसको ठीक करना। और मेन हमारा काम क्या रहेगा, सर्जरी वर्जरी हम कैसे क्या करेंगे, हम उनके भी ट्रीटमेंट में प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है। अब डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोस में सीधी बात है, आप सीबीसी कराओगे सबसे पहले। सीबीसी में आपको सबसे पहले क्या बढ़ा हुआ मिलेगा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बड़ा मिलेगा, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। उसमें क्या आपके न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स होते हैं, वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे, है ना, वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। प्लस अगर आप एस्पिरेशन करके निडल के थ्रू उधर उस जिस जगह पे पस आ रहा है उस पस को बाहर निकाल लोगे, अगर आप उसका कल्चर कराओगे तो उसमें क्या मिलेगा सर, देखेंगे तो उसमें डब्ल्यूपीसी बड़े मिलेंगे। प्लस उस कल्चर से आपको स्पेसिफाई ये पता चल जाएगा कि उस कल्चर में जो कौन सा बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्वमेंट में, कौन सा बैक्टीरिया है जो। लेकिन ऐसा इतना इजी नहीं है कि आपको निडल डाल के बोन से पस निकाल लो। अगर इतना खतरनाक इन्फेक्शन नहीं है तो फिर हम ब्रॉड कौन सी दवाई दे देंगे, ब्रॉड दो दवाई होती है, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक्स होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है जब हमें पता नहीं है कि कौन से स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया से हुआ है, प्लस वो बैक्टीरिया की क्वांटिटी कितनी है। तो हम क्या एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दे दिया, हमने क्या एक जनरल एंटीबायोटिक्स दे दिए कि लो भैया ये खा लो आप, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं। हमें नहीं पता होता, हम कहाँ डॉक्टर्स पे जाते हैं, कहाँ वो इतने टेस्ट कराते हैं पर्टिकुलर कि हमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ तो क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको कभी चोट लगी या कुछ भी लगा, जनरल एंटीबायोटिक्स लिख के आपको दे दिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के, और बोलते हैं इनको खा लेना। उससे क्या होगा कि वो ब्रॉड जितना हो सकेगा उतना वो खत्म कर देते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में प्लस स्पेसिफिक कुछ जो उनके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम से क्या रजिस्ट है, तो उनके लिए फिर हमें क्या है, पस निकाल के उनका कल्चर करके हम देखते हैं कि अच्छा ये स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया है और इसका क्वांटिटी इतना हो गया है। फिर उसी के रिस्पेक्ट में मिलकर हम नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर उसी के लिए ड्रग देंगे। ये जब होता है तो थोड़ा सीवियर मामला हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने ब्लड में डब्ल्यूबीसी बड़े मिलेंगे, प्लस पस निकालेंगे, अगर पस में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, डब्ल्यूबीसी बड़े मिलेंगे, प्लस हम बैक्टीरिया कल्चर करके पता कर लेंगे कौन सा बैक्टीरिया और कितनी क्वांटिटी में आपका प्रेजेंट है। एलिवेटेड ईएसआर मिलेगा। मैंने आपको पूरा ईएसआर की मैकेनिज्म बताई थी सेप्टिक अर्थराइटिस में कि ईएसआर कैसे बढ़ जाता है और ईएसआर होता क्या है, क्या ये टेस्ट होता है, ये कैसे बढ़ जाता है, इसकी हमने पूरी बात सेप्टिक अर्थराइटिस में करी थी। मगर डोंट वरी, मैं फिर से एक बार रिवीजन इसका करा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन टेस्ट होता है, लोग पूछ लेते हैं। जैसे सीबीसी बहुत कॉमन है ना, जैसे पॉलीमॉर्फो, ऐसे ही ईएसआर बहुत कॉमन टेस्ट होता है। हाँ, हर डॉक्टर आपको एक ईएसआर बोल ही देता है, ईएसआर लिखा दो, ईएसआर करा लो। होता क्या है ईएसआर, हम इसकी बात करते हैं है ना, हम पहले भी अभी पूरा, लेकिन एक बार 5 मिनट में फिर से इसको एक क्विक रिवीजन अच्छे से मार लेते हैं। क्या होता है ईएसआर, ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, आरबीसी। सेडिमेंटेशन का मतलब आप जानते हो कि सेडिमेंट होना मतलब किसी भी चीज का नीचे की तरफ, सेडिमेंट मतलब बोलते हैं ना कि जैसे सपोज करो एक पानी में रेत डाल दो, और रेत नीचे क्या हो जाता है, नीचे ग्लास लिया, अपने ग्लास में पानी डाला, पानी में रेत डाला, और रेत क्या हुआ, कुछ देर बाद नीचे की तरफ बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और रेट यानी हम ब्लड में हम क्या करते हैं, सिंपल में आपका क्या करेंगे, इसमें आपका ब्लड लेंगे, ब्लड लेने के बाद एक ग्लास ट्यूब लेंगे, ग्लास ट्यूब में आपका इसमें आपका ब्लड डाल देंगे, अब फिर इसके बाद इसको रख देंगे। अब इसमें ये देखेंगे जो आपकी आरबीसी है वो कितनी देर बाद आपके ग्राउंड में इधर के नीचे की तरफ सेटल्ड हो गई, वो इसमें अभी ब्लड में फ्लो नहीं, कितनी देर बाद, उसकी एक रेट होती है, कितनी देर में ही होनी चाहिए। उसकी जो नॉर्मल रेट होती है वो होती है आपकी 40 mm, 40 mm पर आवर। 40 mm पर आवर की स्पीड से ही इससे 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 कम स्पीड है
तो नॉर्मल है। इससे अगर ज्यादा स्पीड हो गई, अगर इतनी भी हो गई, तो हम बोल देते हैं कि भैया बैक इन्फेक्शन प्रेजेंट आपके बॉडी में है। ईएसआर इट इज अ कंप्लीटली जनरलाइज्ड टेस्ट। ये क्या होता है, आपके बॉडी में ये बता देता है कि आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी इन्फ्लामेशन या कोई भी, मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, तो ईएसआर बढ़ जाता है। जैसे कोई एलर्जिन, जिनको अस्थमा होता है, उनके ईएसआर बड़े मिलते हैं। कभी खांसी बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ईएसआर टेस्ट करा लो, क्यों, एलर्जिन की वजह से। ये मैंने बोला ना, बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी, ईएसआर बढ़ जाएगा तुरंत। अब ये कैसे बढ़ता है सर, इसका लॉजिक की क्या बात होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो मैं फिर बताता हूं। जैसे ही आपके बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, आपके बॉडी में एक एलिमेंट कंपाउंड होता है, दैट इज फिब्रिनोजिन। कौन सा होता है सर, फिब्रिनोजिन। अब क्या, जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होती है, ये फिब्रिनोजिन आपके ब्लड में एंटर करने लग जाता है एबनॉर्मली। आपके ब्लड में इसकी क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ने लग जाती है, एंटर्स इन ब्लड एबनॉर्मली ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, एलर्जी, कोई भी एबनॉर्मल प्रोसेस। अब ये करता क्या है फिब्रिनोजिन, ये करता है कि जो आरबीसी होती है, ये जो आपका आरबीसी है, इस पे चिपक के आरबीसी को स्टिकी बनाने लग जाता है। स्टिकी मतलब कैसे, कि जैसे आरबीसी की सरफेस ग्लू लाइक बना देता है। अब उससे क्या होता है, सपोज करो इसमें तो जो आपके सारे आरबीसी हैं वो अलग अलग हैं। अगर अभी आप नॉर्मल हो, अभी आपको कुछ नहीं हुआ, आपके सारे आरबीसी अलग अलग है, तो उनकी एक रेट है कि उनकी 40 mm/h से कम में ही वो सेडिमेंट होंगे, है ना, इतनी, इससे कम स्पीड में ही वो नीचे की तरफ बैठेंगे, क्योंकि सारे आरबीसी हैं वो अलग अलग है। अब ये फिब्रिनोजिन गड़बड़ ये कर देता है कि जो आपकी आरबीसी होती है उनकी सरफेस को स्टिकी बना देता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी है वो एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उतनी ही फिब्रिनोजिन ब्लड में मिलती चली जाती है। जितनी ज्यादा मिलती है, उतनी आरबीसी स्टिकी होने लग जाती है। अगर थोड़ा बहुत कम है, जैसे अब ये रेट है, अब ये रेट कम होगी कि बड़ी होगी, बढ़ेगी, ये रेट आपकी बढ़ क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। कैसे, कुछ जल्दी जल्दी जो ब्लड है वो आपका जल्दी जल्दी सेडिमेंट होगा, ये रेट बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ते, तो आपका ब्लड है वो क्या है, बहुत जल्दी स्पीड से सेडिमेंट होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा, जल्दी जल्दी ब्लड सेडिमेंट क्यों होगा, क्योंकि आरबीसी चिपकने लग जाएंगी। अगर ज्यादा फिब्रिनोजन बढ़ेगा तो ज्यादा स्टिकी सरफेस होगी। अभी 2 आरबीसी एक दूसरे चिपक रही, फिर 4 चिपक जाएंगी, 4 चिपकेंगी तो क्या होगा, उनका वेट 4 के बराबर हो गया, तो वो जल्दी सेडिमेंट करेंगी और ये रेट जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी। तो हाई ईएसआर आपको शो करता है कि बॉडी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और लो ईएसआर शो करता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन अभी इतना नहीं हुआ है। ठीक है, ये 200 तक गया है लोगों का, आपने कोविड में देखोगे तो। ठीक है, ये आपका ईएसआर होता है। एक्सरे वगैरह अगर आप देखोगे तो एक्सरे में आपको क्या नजर आएगा, सोचो, एक्सरे में इन्फेक्शन जैसा तो कुछ नजर नहीं आएगा, फिर क्या नजर आएगा एक्सरे में आपको, अगर आप देखने जाओगे तो एक्सरे में आपको दिखता है कि जो, अगर एक्सरे में मालूम है, एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि जो बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, आपको लगेगा जो बोन है ना, एक्सरे की जो बोन है ना वो बढ़ रही है। एक्सरे में लगेगा कि जो बोन है ना वो बढ़ रही है। देखो यहाँ देखो, लग रहा है कि देखो बोन बढ़ रही है। देखो टीवी आप यहाँ दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी सरफेस है, बच्चों में लोगे तो कॉर्टेक्स रीजन पे, या मेटाफाइजियलिस, देखो ये लॉन्ग बोन के यहाँ पर, ये देखिए ये बोन की ग्रोथ दिख रही है। देखो ये क्यों बोन की ग्रोथ दिख रही है, इसमें देखो, इसमें कितना प्यारा है, दिख रहा है बोन, ऐसा लग रहा है कि एक्सरे में बोन की ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो तो भैया वो जब ऐसा होगा कि जब जो पस है ये जब बोन से बाहर निकलने लग जाएगा तभी तो एक्सरे में शो होगा। और ये पस आपको सॉलिड की फॉर्म में ऐसा लगता है कि इधर की तरफ बोन की तरफ अटैच, बोन से चिपका हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बोन की ओवर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है पूरा। ये देखो लॉन्ग बोन में ये किसी मैच्योर इंसान का है, और ये देखो मेटाफाइसिस पे निकल रही है चीजें, ये मेटाफाइसिस एरिया, ये भी मेटाफाइसिस से आपका पस निकलता है, और अलग ही एकदम कितनी प्यारी दिख रही है ग्रोथ। ऐसे एक्सरे दिखता है। तो एक्सरे अर्लिएस्ट साइन टू अपीयर ऑन द एक्सरे पेरियोस्टियल न्यूबोर्न डिपोजिशन। पेरियोस्टियल का मतलब क्या, जो आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है, तो ये बोन की आउटर लेयर पे ऐसा लगता है कि कोई न्यू बोन बन गई है, पेरियोस्टियम पर कोई न्यू बोन चिपक रही है, कोई अलग से बोन आ रही है, तो ऐसा लगता है। दिख रहा है ना अलग ही एक्सरे में, क्योंकि एक्सरे में ऐसा पस तो समझ आएगा नहीं। तो अर्लियर पेरियोस्टियम न्यूबोर्न डिपोजिशन एट द मेटाफाइसिस एरिया। ठीक है, बोन स्कैनिंग वगैरह करा लो तो वहां पर आपको एबनॉर्मल बोन की ऐसा लगेगा, बोन स्कैनिंग के एबनॉर्मल बोन की बोन बढ़ रही है, अपटेक दिख रहा है। कौन से रीजन पे, मेटाफाइसियल रीजन पे। तो ये एक्सरे बहुत प्यारा क्लियर एकदम समझ आता है इनका, ऑस्टियोमाइलिटिस वालों का। देखो इसमें देखो, ये देखो कितना अलग ही दिख रहा है, जैसे कोई बोन की ग्रोथ हो रही हो। ठीक है
डिफरेंशियल डायग्नोस किससे करोगे, हम बात कर चुके। अब इसका वो जैसे बहुत सारे जैसे जो उसमें थे क्या बोलते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस में, वो इसी में रहेंगे। जैसे अब देखो मैंने बात करी थी ना ऑस्टियोमाइलाइटिस में, वो सेप्टिक अर्थराइटिस में डिफरेंशियल डायग्नोस किससे करना था, ऑस्टियोमाइलाइटिस में, तो उसमें उल्टा लिख दो। इसमें किससे करना होगा, एक्यूट सेप्टिक अर्थराइटिस से, रोमेटोइड अर्थराइटिस से, और 2-3 मन से लिखो सर ऑस्टियो अर्थराइटिस से, और मन से बोलो स्कर्वी, एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस, और मन से बोलो वेस्कुलाइटिस, और मन से बोलो बर्साइटिस। जो आसपास के जितने स्ट्रक्चर है सबका इन्फ्लामेशन करा दो, साइन सिम्टम तो बाहर से एक जैसे ही दिखेंगे ना, क्योंकि सब में इन्फ्लेक्शन अंदर से करोगे तब पर्टिकुलर पता चलेगा कि जॉइंट में भैया कि बून में, जब आप एक्सरे वगैरह कराओगे बाहर से तो सारी चीजें सेम ही लगेगी ना। तो वर्साइटिस है ना, वर्साइट यानी वर्सा का, वेस्कुलाइटिस यानी वेसल्स का, ये सारी चीजें तो आपको जनरल देखने में क्या लगेगी, सेम ही लगेगी। तो है ना, इन सब से आपको डिफरेंशियल डायग्नोस करना है। कॉम्प्लिकेशन बताने की जरूरत है क्या, कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगी, बोन डिफॉर्मिटी हो जाएगी सर, है ना, पस बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो गया तो क्या पड़ सकती है, क्या क्या, दो मेजर चीजें, डेट इज, ये दो मेजर चीजें सबसे होने के चांसेस होते हैं, जैसे एप्सिस बहुत हाई पस पन्ना हो, प्लस सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया की कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको सेप्टिक अर्थराइटिस में भी बताई थी, क्या होती है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उसमें क्या होता है कि जब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो बॉडी क्या करने लग जाती है, एबनॉर्मल केमिकल रिलीज करने लग जाती है उसको मारने के लिए, और वो केमिकल आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है, वो तो मारेगा। तो वो उसके चक्कर में आपके ऑर्गन्स बहुत डैमेज होने लग जाते हैं। तो बोलते ना कि सेप्टिक सेमिक पेशेंट शॉक में चला गया, ऑर्गन फेलियर हो गए सडन, जैसे कोई बर्न का पेशेंट है तो बोलते हैं इसका ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो गई। तो बॉडी इतना ज्यादा रिलीज केमिकल कर देती है बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में कि बॉडी की डेथ हो जाती है। ठीक है, और एब्सिस, हैवी पस फॉर्मेशन, और ये सब कॉम्प्लिकेशन आगे चल के उसके बन सकते हैं ना। आपकी बोन डिफॉर्मिटी हो जाएगी, बोन कमजोर हो जाएगी पेशेंट का, अभी चलो ठीक है अभी तो आप ठीक करा लोगे, आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशन, फ्रैक्चर के लिए पेशेंट प्रोन हो जाएगा, क्योंकि बोन आपकी क्या कम, बोन वीक हो जाएगी, डिफॉर्मिटीज डेवलप होने लग जाएंगी, है ना। ये सारी चीजें आगे चल के है ना दिख सकती हैं आपको, ये सारी चीजें आगे चल के नजर आने लग सकती हैं। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, दो ही बात, जो मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम का पूरा बताया था वो आप लिख के आना, एंटीबायोटिक थेरेपी दोगे ना, यही मेन स्टे है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो क्या दोगे, एंटीबायोटिक। और हमने बात करी थी कि फंगस से भी हो रहा तो क्या दोगे, एंटी फंगल, है ना, यही जो है बस ये दोगे। बाकी सब जो उस पेशेंट को जो आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं बस उस पर काम करो, कि जो सिम्टम्स दिख रहे हैं बस उसी को ठीक करो। तो जैसे अगर याद करना है तो सेफ्ट्रिऑक्सिन और वैनकोमाइसिन, ये 4 साल से कम बच्चों के में दिया जाता है, और बड़ों में सेफ्ट्रिम क्या दिया जाता है, सेफ्ट्रिऑक्सिन के वैनकोमाइसिन की जगह कॉलेक्सिसिलिन ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये 4 साल से बड़े बच्चों के में करा जाता है। ये क्या है, जनरल एंटीबायोटिक्स है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह में। और फिर अगर आपको पर्टिकुलर बैक्टीरिया कल्चर से पता चल गया कि क्या है, तो फिर नैरो स्पेक्ट्रम दोगे। और क्या ड्रग दोगे एंटीबायोटिक्स के अलावा, नाम करो, पेन किलर्स हो रहा था तो एनाल्जेसिक दोगे, हैवी पेन किलर्स दोगे, डिहाइड्रेशन हो रहा था तो क्या दोगे, इंट्रावीनस से फ्लूइड दोगे, फीवर आ रहा था तो एंटीपायरेटिक दोगे, अनीमिया हो रहा था तो अनीमिया के लिए ड्रग दोगे, है ना, पस वगैरह फॉर्मेशन तो ये एंटीबायोटिक्स वगैरह तो आप सब दोगे ही। तो हम सारे वो जो पेशेंट को जो तकलीफ आ रही है वही सारे इंट्रावीनस फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक, ये सारे हम उसको ड्रग जनरल ड्रग देंगे, पेन किलर्स वगैरह, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एनसेड्स दोगे, है ना, ये सारे ड्रग आपके जनरली चलते हैं। मेन ड्रग में हमारे यही रहते हैं। मेन हम थोड़ा सर्जरी की तरफ बात करते हैं, ये थोड़ा सा सर्जरी का हमें समझना है। क्या करोगे सर्जरी में, सर्जरी में बोन पे इन्फेक्शन हो रहा है उसे काट के आप क्या करोगे, आपका काम है कि पस को बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक पस प्रेजेंट है आप कितना, अगर अगर किसी का हैवी पस प्रेजेंट हो गया और एंटीबायोटिक से फेल हो गया कि ड्रग से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या फिर गोल होगा कि पस को बाहर निकालो, तभी अंदर की चीजें हील हो पाएंगी, पस वस बैक्टीरिया पूरी उसकी सफाई करके बाहर निकालो। तो सर्जिकल मेथड में क्या हो सकता है, पहला हम एस्पिरेशन करने की कोशिश करता है, यानी इंजेक्शन से वो पस पूरा बाहर निकालने की कोशिश करता है, अगर पूरा सफाई हो जाए उससे हो गया ठीक तो बढ़िया है। तो एस्पिरेशन यानी इट हेल्प इन डीकम्प्रेशन एंड द इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक है, डीकम्प्रेशन क्यों, क्योंकि वो आसपास जब पस निकल रहा है तो अगर वगैरह के स्ट्रक्चर को भी तो कंप्रेस कर रहा है, तो निडल डाल के वहां से पूरा पस और बैक्टीरिया सब निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, फिर सर एक दूसरा मेथड ये होता है कि ये अगर बोन है, पहले तो हम यहाँ से निडल डालेंगे, पहले तो एक इंजेक्शन लगा के सब बाहर निकालेंगे। अगर ये सफल हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया, ये आइडिया फ्लॉप हो गया उसके भैया निडल से नहीं हो रहा, तो फिर मैं एक काम करूंगा सर, कि मैं एक काम करूंगा, मैं इसके ना ड्रिलर से छोटे छोटे होल कर दूंगा, यहाँ पर इस जगह इस मेटाफाइसल पे तो पास है, यहाँ छोटे छोटे से होल कर दूंगा 3-4,
तीन चार छोटे छोटे से होल कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा कि इजिली पस बाहर निकल आएगा, पूरा पूरा बाहर आ जाएगा बोन के बाहर, और फिर हम उसको आउट कर लेंगे। पहले हमने क्या निडल डाल के निकाला, निडल से अगर नहीं हो पाया तो फिर हम छोटे छोटे होल कर देंगे। अगर निडल वाला फेल हो गया तो छोटे छोटे होल करके जब पूरा पस बोन के बाहर आ जाएगा तो फिर हम उसको आउट कर लेंगे सर। हो गया ना, ये भी एक ट्रीटमेंट हो गया। अगर सर के यानी इसको ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल ड्रिल होल्स। क्या बोलते हैं, मल्टीपल हेल्प्स टू ड्रेन आउट दी पस बाय मेकिंग मल्टीपल होल्स इन कॉर्टेक्स और मेटाफाइसिस। जिस जगह पर आपको इन्फेक्शन दिख रहा है, बच्चों में है तो कॉर्टेक्स रीजन से पस निकलता है। मैंने बताया ना कि बच्चों से रीजन को कहाँ निकलेगा पस, कॉर्टेक्स रीजन से निकलेगा। तो आप वो होल कहाँ करोगे, कॉर्टेक्स रीजन पे ही। और अगर बड़ों में है तो मेटाफाइसिल, तो वहां पे कर दो, ठीक है। अगर आपको ये पहला कौन सा हो गया, पस वाला, अगर ये फेल हो गया सर, छोटे छोटे होल भी फेल हो गए, फिर क्या करोगे। तो फिर सर हमारा फिर एक ही काम है कि भैया इसको कुछ नहीं करेंगे, सबको हटाओ, फिर एक छोटी सी स्मॉल विंडो ही बना देंगे। इतने पूरे एरिया में कट के इतना बोन का पीस ही बाहर निकाल देंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, इजिली फिर पूरा पस बाहर निकल आएगा। फिर सफाई वफाई करके फिर हम उसे बोन को वापस ठीक कर देंगे, ठीक है। क्लियर, यानी इसको बोलते हैं फिर स्मॉल विंडो। क्या भरते जा रहे हो सीवीआईटी की तरह, पहले एंटीबायोटिक फेल हो गई तो इंजेक्शन, एस्पिरेशन फेल हो गई तो फिर होल होल फेल हो गया तो स्मॉल बोन विंडो। If the multiple drill holes do not drain the pus, अगर वो पस को बाहर नहीं निकल पाए तो स्मॉल विंडो बना लेते हैं, बोन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड द पस इज इवैक्यूलेटेड, तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा जनरल ट्रीटमेंट हम यहाँ पर हो गया। कॉम्प्लिकेशन में सबको बता चुका हूँ, जैसे सेप्टिसीमिया बता चुका था पूरा, भी अभी बताया कि केमिकल पाइएमिया, पस फॉर्मेशन और डिफॉर्मिटीज, फ्रैक्चर और ये सारी है ना, आगे चल के वो बोन कैंसर भी में भी बदल सकता है ना, बोन कैंसर, और ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। अच्छा, दो तीन चीजें और मेरे को याद आई, एक बात बताओ, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और क्या लिख सकते हो सर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बोन टीबी, वो भी सेम, बोन ट्यूमर्स, बोन कैंसर, वो भी ऐसे लगते हैं कि जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रखा हो तो उनमें भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक आपको, अगर आपको बोन ट्यूमर, तो पूरा आपका डला है यूट्यूब पे, जब आप बोन ट्यूमर्स पढ़ोगे तो उसमें मैंने एक ट्यूमर पढ़ाया था, दैट इज इविंग्स सार्कोमा, जाना फिर देखना, इविंग्स सार्कोमा, इट इज अ टाइप ऑफ बोन ट्यूमर। वो बिल्कुल इविंग्स सार्कोमा ना बिल्कुल ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसा लगता है बाहर से देखने में ना, बाहर से उसमें भी ऐसी पस वगैरह और सब, बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं विंग सार्कोमा में और ऑस्टियोमाइलाइटिस में। इसलिए फिर आगे चल के इसमें क्या करते हैं कि पस वस निकाल के उसका कल्चर करके फिर पता करते हैं कि अच्छा ये बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस ना होके विंग सार्कोमा हो रखा है, या फिर डॉक्टर ऑस्टियोमाइलाइटिस को विंग सार्कोमा से कंफ्यूज कर जाते हैं, बोलते हैं कि अरे उसको बोन ट्यूमर हो गया। फिर उसमें वही कल चलता है कि बायोप्सी करके फिर उसके टेस्ट में पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉपर ऑस्टियोमाइलाइटिस है कि विंग सार्कोमा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, यूट्यूब पे डाला हुआ है बोन ट्यूमर, जाके याद नहीं है तो फिर से पढ़ लेना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन सेप्टिसीमिया पाइमर, लोकल में क्या हो सकते हैं, अब यही सब कॉम्प्लिकेशन हम बात कर चुके, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, एक्यूट पायोजेनिक अर्थराइटिस बात कर चुके, फ्रैक्चर, ग्रोथ प्लेट डिस्टर्बेंस, ये पूरा मैं आपको कंप्लीटली समझा चुका हूं, है ना। कॉमन साइट क्या होंगी, हम पहली बात कर चुके, कॉमन साइट वही लोअर फेमोरल मेटाफाइसिस, जो फीमर की तरफ लोअर फेमोरल में है ना, अपर टिबियल, अपर ह्यूमरल, फेमोरल मेटाफाइसिस, किसी भी लॉन्ग बोन का मेटाफाइसियल एंड उसकी क्या कॉमन साइट हो जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है वो लगभग 6 हफ्ते के लिए आपका चलता है। ये सब इट इज दैट इज कंप्लीट अबाउट फ्रॉम ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। थैंक यू।